इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी मेंबर्स को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रत्यूष आनंद मिश्रा, अपर सिविल जज इलाहाबाद में ही पोस्टेड हूँ और शैलजा कांत त्रिपाठी जी और अंकित द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, आमंत्रित किया और आपसे रूबरू होने के लिए अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए निमंत्रण दिया। और बढ़िया हैं शुभम पांडे जी। और मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, कैसे इसको क्रैक किया और आज जज के तौर पे यहाँ पे पोस्टेड हूँ। तो पहले तो बताना चाहूँगा, मैंने अपना क्लास 10th और 12th जो है प्रतापगढ़ से सरस्वती विद्या मंदिर से कंप्लीट किया। तत्पश्चात 2009 से 2014 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA LLB में के पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया और अपना BA LLB कंप्लीट किया। 2015 में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, क्लैट का एग्ज़ाम, उसमें PG के थ्रू नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद वहाँ पे LLM किया और उसके बाद जुडिशरी की प्रिपरेशन में लग गया। इसी दौरान मेरा UGC नेट JRF हो गया था और एकेडमिक्स में जाने के स्कोप थे, लेकिन उसकी बजाय मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन की और 2018 के एग्ज़ाम में मैंने PCSJ में सिलेक्शन प्राप्त किया। और कुंडा प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ और एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको बता ही दिया। धन्यवाद जी। बिल्कुल जूरिस्ट दिव्या जी बताएंगे कि PCSJ की तैयारी हिंदी मीडियम वाले कैसे करें और कैसे अपने सक्सेस रेशियो को, जो कि काफ़ी भी सुनने में आ रहा है कम हो गया है, उसको कैसे बढ़ाएं। तो मैं पहले आपको 2 मिनट बताना चाहूँगा कि आज मैं क्या क्या कवर करूँगा और इसके अलावा अगर और भी कुछ आप लोग पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, आप और पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, मैं ऑडिबल तो हूँ, आवाज़ तो आ रही है, आप लोगों को सुनाई दे रही है सब कुछ? क्योंकि देख नहीं पाऊँगा, तो अगर आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्ते, प्रणाम जी। तो बताइएगा अगर आवाज़ में कोई दिक्कत हो रही हो या कठिनाई हो रही हो, तो थोड़ा सही करेंगे इसको। जो है फेसबुक पे फर्स्ट टाइम लाइव आए हैं, वो भी छोटे भाइयों के जो है रिक्वेस्ट थी, तो उस पर आ रही है। थैंक यू सुधांशु जी आपका बताने के लिए कि आवाज़ पहुंच रही है आप पास। आज का टॉपिक था कि जो है विधि में कैरियर कैसे क्या होगा और PCSJ की तैयारी कैसे किया जाए। तो पहले तो बताना चाहूँगा कि मैंने क्यों लॉ किया, वाई डिड आई डू लॉ एंड व्हाट आर दोज कैरियर्स विच आर रिलेटेड टू लॉ। सॉरी, बीच में इंटरप्शन हो गया था। तो मेरा जो लॉ करने का निर्णय है ये थोड़ा सा फैमिली का ज़्यादा है, मेरा कम था। तो मैं PCM से साइंस बैकग्राउंड से अपना 12th कंप्लीट किया। उसके बाद BTech करना चाहता था, इंजीनियरिंग करने इनफैक्ट एडमिशन लेने ही जा रहा था, लेकिन मेरी लेट मदर का डिसीज़न था कि दोनों बच्चे उनके, एक डॉक्टर हैं एक इंजीनियर है और तीसरा बेटा उनका ये मानना था कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में है, तो वो यहीं मेरे पास रहेगा और जो है पास में रहेगा तो अच्छा रहेगा। 2 बच्चे तो उनके बाहर ही चलेंगे, तो इस पर्पज़ से मेनली उन्होंने मुझे लॉ करवाया। और लेकिन हुआ यूँ कि जो है लॉ कंप्लीट होने के बाद या लॉ में एडमिशन लेने के बाद इनफैक्ट मेरा रुझान थोड़ा सा जो है जो जुडिशरी की तरफ ज़्यादा हुआ, क्योंकि लॉ पढ़ने के बाद जो मेरी सूझबूझ और समझ उससे निकल के आई, तो मुझे लगा कि बेस्ट जो प्रोफेशन है आफ्टर लॉ वो मेरे लिए, खासकर जो मेरे नेचर पे डिपेंड करता है और मेरे जो कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है, वो जुडिशरी है। और वो मैं बताऊंगा कि क्यों है और क्या है, वो तो आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैंने जुडिशरी प्रिपरेशन की। और दिव्या जी पूछ रही थी कितना समय आपने लिया, तो 2015 में मैंने जो है LLM कंप्लीट किया। 2016 का मैंने प्रीलिम्स दिया था, लेकिन मेरा हुआ नहीं था, प्रिपरेशन उतनी अच्छी खास थी नहीं, क्योंकि जस्ट LLM पास आउट किया था। हाँ, लेकिन UGC नेट JRF हो गया था।
फिर 2018 का, उसका 17 में वैकेंसी आई नहीं यूपी की, 2018 में दिया मैंने और क्लियर किया। तो ये स्टोरी थी मेरे लॉ करने की। लेकिन और यही इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी था कि आपने लॉ क्यों किया और आप जज क्यों बनना चाहते हो। सेम आंसर मेरा यही था जो मैंने आपको बताया कि मेरी माँ की इच्छा थी कि लॉ करूं, और बस यही था। तो अब लॉ एज अ कैरियर अगर मैं आपको बताऊं कि आप BA LLB ऑनर्स करते हैं जो 5 ईयर का है, या तो 3 ईयर लॉ करते हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल स्कोप हैं। पहला तो ये है कि आप जो है कॉरपोरेट लॉ फर्म्स में जा सकते हैं, जो प्लेसमेंट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, और आजकल तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं आफ्टर लॉ, खासकर नेशनल लॉ स्कूल्स में। और उसके बाद जो है APP का एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, जिसमें लॉ की ग्रेजुएशन मांगते हैं, उसको आप दे सकते हैं एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे गवर्नमेंट काउंसिल भी कहते हैं, तो उसमें हो सकते हैं। जुडिशरी एक ऑप्शन है ही जो मैं आपके सामने हूँ। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म्स होती है, IP की लॉ फर्म्स होती हैं, अगर आपने IP स्पेशलाइजेशन किया है या नहीं भी किया है, तो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, इन सब के जो है ऑफिसेज लॉ फर्म्स होते हैं, तो उसमें आप प्लेसमेंट्स ले सकते हैं। एकेडमिक्स एक बेस्ट ऑप्शन है ही कि आप जो है लीगल एकेडमिया में जा सकते हैं और टीचिंग कर सकते हैं। NGOs, थिंक टैंक्स, ये सब हैं ही। और उसके बाद टैक्स लॉ, लीगल जर्नलिज्म, LPOs, तो काफ़ी सारा स्कोप है जो आप दे सकते हैं। लॉ एज ऑप्शनल आप UPSC भी दे सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो लॉ करने के बाद ढेर सारे ऑप्शन हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते। तो अब मैं आता हूँ, बहुत बधाई हो, आप लॉ कर रही हैं जी। अब मैं आता हूँ कि मैंने क्यों चूज़ किया ये ऑप्शन कि मुझे जज बनना चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है। और ये बेसिकली हर उसमें पूछा जाता है, UPSC हो चाहे आपका जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, कि आप ये क्यों बनना चाहते हैं, आपने और कोई ऑप्शन क्यों नहीं चुना। तो ये सबका पर्सनल अपना होता है कि उसका क्या रीज़न था, क्यों आपने चुना ऐसा। तो मेरा रीज़न तो ये था कि देखिए, लॉ करने के बाद नो डाउट लॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अगर आप लॉ पढ़ेंगे, और कहा भी जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, और हर इंसान को लॉ पता होना चाहिए कि उसके प्रदेश का, उसके देश का लॉ क्या है। और कहीं आप जाते वक्त कहेंगे कि हमको लॉ नहीं पता है, तो ये आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। तो ये तो है ही, ये इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग जॉब है कि आपको 2 पार्टीज़ के बीच में ऐसा डिसाइड करना है जो कि फुल एंड फाइनल होगा, ठीक है। तो इनफैक्ट सिलेक्शन के बाद बहुत जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये भी कहते हैं कि या तो भगवान ईश्वर जो है डिसाइड करता है कि क्या दोनों पार्टीज़ के बीच में जस्ट क्या है, अनजस्ट क्या है, और या तो फिर एक जज डिसाइड करता है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है साथ में आपके ऊपर। दूसरा, इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ वर्क है कि आपका जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, कोई आपकी जॉब में इंटरफेयर नहीं करेगा। यू आर टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स। आप जो डिसीजन देना चाहें, जो पेपर्स हों, जो लॉ कहता हो, अकॉर्डिंग टू, बट ऑब्वियस अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ लॉ, तो उसके हिसाब से आप जो भी डिसीजन देंगे वो फुल एंड फाइनल होगा, ठीक है। और उसके बाद जो ऑनर, जो रिस्पेक्ट, जो आपकी जो है इमेज जो सोसाइटी में है, वो अनमैचेबल है किसी जॉब के लिए। ये तो मेन रीज़न थे। डिस्पाइट दिस, हाईली पेड सर्वेंट, अगर आप वैसे जुडिशल ऑफिसर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट इसको मानते हैं, तो ये हाईली पेड जुडिशल गवर्नमेंट सर्वेंट है। जिस आप ज्वाइन करते हैं तो ऐसी सैलरी और ऐसे पर्क्स, ऐसे अलाउंसेस किसी को नहीं मिलते हैं जितना इसमें मिलते हैं। तो लेकिन ये एक रीज़न नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एडिशनल है। तो ये बेसिकली पर्पस था और रीज़न था। स्टडी कितनी करें सर, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है सर। स्टडी तो देखिए करना ही पड़ेगा, कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब ही होता है कि आपको दूसरों से बेटर परफॉर्म करना है। कोई भी क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, मुझे 9 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर सामने वाले को 10 आंसर पता है पूरे के पूरे, तो आप सेकेंड रैंक हैं, फर्स्ट रैंक नहीं है। तो और एक ही सीट है तो उसी का सिलेक्शन होगा। तो कंपटीशन है, आपको दूसरों से बेटर परफॉर्म करना है और इनफैक्ट अपने में बेस्ट देना है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आता हूँ
कैसे मेरा स्ट्रगल पीरियड रहा जो है 2014 पास आउट होने के बाद। जब 14 में पास आउट हुआ तो मेरी एज नहीं थी जुडिशरी देने के लिए, तो मैंने डिसाइड किया कि LLM करना चाहिए। तो क्लैट का एग्ज़ाम दिया, नालसार में एडमिशन हुआ, LLM किया। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, एक रेप्यूटेड कोचिंग है लॉ की, वहाँ पे मैंने अपना कोचिंग कंप्लीट की 2016 में। और उसके बाद जो है मैंने तैयारी स्टार्ट की, जो है कोचिंग के साथ ही चल ही रहा था। तो बेसिकली इसमें आपकी स्ट्रेटजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आपको ये 6C ध्यान में रखना चाहिए। ये एक स्ट्रगल के दौरान ही बनाया हुआ एक फॉर्मूला है, 6C इसे कहते हैं। और 6C की एक एप्लीकेशन भी बहुत फेमस है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़ती है, जो आप अगर जब आप जुडिशरी ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे सिविल नेचर केस में ख़ास तौर पे 6C बहुत जो है पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है कचहरी में। तो पहला है मेरा 6C जो है वो कमिटमेंट। आपका कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी जॉब को लेके, और आपका करेजियस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, कंपैशन और कंसंट्रेशन। ये 6C आपका जो है वो आपको सक्सेस दिला सकता है। तो ये हर एस्पिरेंट को ये ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत पुट अप हो रहे हैं, सर अपने लॉज की स्टडीज़ कहाँ से किया है? आपने लॉज की स्टडी कहाँ से किया? लॉज तो मैंने बेसिक जो है वो मैं ही बताऊँगा आपको, सोर्सेज ऑफ बुक्स और किन किन बुक से आपको रेफ़र करना चाहिए और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। विधि क्षेत्र में पीछे टाइप जी। तो ये बेसिकली 6C जो मैंने आपको बताया कि जो है कमिटमेंट, करेज, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, कंपैशन और कंसंट्रेशन, इनको ध्यान में रखिएगा और इसी के बेसिस पे अपनी तैयारी करिएगा। अब PCSJ की अगर हम बात करते हैं, जो कि आज की टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है कि लॉ एज अ कैरियर एंड PCSJ की प्रिपरेशन, तो उसमें ये 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, आप लोग जानते ही हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स की अगर मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊं तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें जब आप बेयर रीडिंग करते हैं, बेयर एक्ट पढ़ते हैं, तो उसकी थॉरो रीडिंग बहुत ज़रूरी है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। हर सेक्शन के पीछे, हर प्रोविज़न के पीछे इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर छिपा होता है कि लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था उस एक्ट को बनाने के लिए। शुभम पांडे जी, मैंने BA-LLB ऑनर्स इंग्लिश मीडियम से किया था और कॉलेज नेम था फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इसी परिवार का हिस्सा हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही मैंने 5 ईयर लॉ किया था। तत्पश्चात LLM मैंने हैदराबाद से किया था, नेशनल लॉ स्कूल से। जी भैया, कौन से ईयर से स्टार्ट करें प्रिपरेशन? देखिए, प्रिपरेशन अगर आप 3 ईयर लॉ कर रहे हैं तब तो आपको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है कोर्स। और अगर आप 5 ईयर लॉ कर रहे हैं तो आपको 4th ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए। जी बहुत बधाई हो, आपको देना चाहिए। हाँ, बेयर एक्ट कैसे पढ़ें ये बिल्कुल बताऊंगा मैं अभी 2 मिनट बाद। जी। तो मैं ये बता रहा था कि हाँ, बेयर एक्ट जो है अगर प्रीलिम्स के लिए थॉरो रीडिंग और उसके अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली बेयर एक्ट प्योर लॉ होता है, ठीक है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन तो बहुत ज़्यादा दिए नहीं रहते हैं कि आप डाइजेस्ट हो या कमेंट्री हो आप उसको पढ़ सकें। तो इतना स्ट्रिक्ट प्रोविज़न वो होता है कि आपको उसके इसेंशियल्स निकालने पड़ेंगे कि वो सेक्शन कहना क्या चाहता है और उसमें मेन ऑफेंस क्या छुपा हुआ है या उसके प्रोविजंस के इसेंशियल्स क्या हैं, उनको ब्रेक करके अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिंगल रीडिंग पढ़ते हैं और आपको कोई बेरेट दे दिया जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसको समझना। तो उसे कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एंड एनालाइजिंग द प्रोविजंस, तो वो आपको करना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए। और दूसरा, जब आप एक बार बेरेट पढ़िए तो उसके बाद उसको रिवाइज जो है बिल्कुल करते रहिए। एक स्ट्रैटजी होती है कि जब आप जैसे आज बेरेट पढ़े, आज कोई भी एक्ट पढ़े, उसके बाद वीकली बेसिस पे उसको दोबारा उठा के पढ़े, फिर मंथली बेसिस पे फिर से पढ़े। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग के साथ भी बहुत होता था ये कि CRPC पूरा पढ़ लेते थे, मतलब टॉप टू बॉटम, कवर टू कवर पूरा पढ़ लेते थे। लगता था कॉन्फिडेंस तब 2-4 दिन 5 दिन की सारे प्रोविजन से आते हैं, लेकिन जहाँ 10-12 दिन में उसको रिवाइज नहीं किए तो फिर से प्रोविजंस भूलने लगते थे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये तो होता ही है। तो इसलिए आपको जो है ये ध्यान देना पड़ेगा कि रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आपको पहले रीड, रिवीजन एंड रिव्यू, ये 3 आर का भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी आप प्रोविजंस पढ़िए तो उसका रिवीजन करिए वीकली बेसिस पे, फिर मंथली बेसिस पे करिए, फिर 2 मंथ में एक बार फिर से पढ़िए। फर्स्ट रीडिंग में कभी नोट्स बनाने की कोशिश मत करिएगा, हमेशा सेकंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाइएगा, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको नोट्स बनाना क्या है और नोट्स बनाना कैसे है। जी वही मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम समझ नहीं आता है बेयर एक्ट में। और अगर आप लॉ कर रहे हैं और अभी क्लासेस में हैं तो आप कोशिश करिएगा क्लासेस पूरी अटेंड करिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा हम बाद में पढ़ लेंगे या बाद में प्रिपेयर कर लेंगे, ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो क्लास करते करते और मतलब फाइनल ईयर में ही थे और उन्होंने क्रैक किया एग्ज़ाम, तो उसका रीज़न यही था कि क्लास में बहुत अटेंटिव थे और टीचर्स की बात बहुत अच्छे से सुनते थे, नोट्स बनाते थे और जो है, प्रणाम सर, मयंक सर जी, तो ध्यान से सुनते थे और ध्यान से जो है पढ़ाई करते थे। हमारे सीनियर्स थे जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रैंक 1 उन्होंने UPPCJ में लाया था, वो उनके सारे नोट्स, उनके सारे सब 5 ईयर लॉ के ही थे, जो है उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो आप लोग कोशिश करिए कि अगर आप जो है क्लासेस कर रहे हैं, अभी लॉ ऑनगोइंग है, तो उसी के साथ ही आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि क्लास में जो पढ़ा हुआ और क्लास में जो आपके पास टाइम होता है वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है। तो मैं बता रहा था कि हाँ, रीड, रिवाइज और रिव्यू करिए। उसके बाद जो है एक जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट होता है हर एक्ट का, कि मतलब अगर कोई एक्ट आप बना रहे हैं, कोई लेजिस्लेचर कोई प्रोविजंस या कोई एक्ट बना रहा है, तो उसके पीछे इंटेंशन क्या थी, उसके पीछे जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या है, उसको जानने की ज़रूर कोशिश करिए और उसको एक 3-4 लाइन में उसको ज़रूर नोट करिए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसके जानने के पीछे उसका मकसद क्या है, क्यों बनाया गया है, ये जान जाएंगे तो बहुत ईजी होगा आपके लिए कोई भी चीज़ समझना। अब मेन चीज़ आती है कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए मेन चीज़ जो रिक्वायर्ड है, पढ़ाई तो ठीक है ज़रूरी है, जो मैंने भी गलती की थी वो मैं आपको नहीं चाहूँगा कि आप लोग करें, तो वो ये है कि MCQ सॉल्व करना। MCQ, टेस्ट पेपर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट जितने हो सकें उतना सॉल्व करिए। उसका रीज़न ये है कि हमको लगता है कि नहीं हम पहले पढ़ लें, पहले बेयर एक्ट फिनिश कर लें, तब हम MCQ सॉल्व करेंगे, अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप जैसे जैसे पढ़ते जाइए MCQ सॉल्व करते जाइए, उससे क्या होता है, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो कि 6C में एक है आपका C, ठीक है, वो तो हमने बताया ही आपको। और दूसरा जो है, सर आप सिर्फ पढ़ते थे या मस्ती भी कुछ होती थी, स्टूडेंट लाइफ कैसी थी आपकी? जी बिल्कुल बताते हैं अभी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी। स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी थी और स्टूडेंट लाइफ सबकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा नहीं आती है, ठीक है, ये एक ही टाइम के लिए होती है, तो इसको एंजॉय करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि प्रेजेंट में जीना चाहिए, लिव इन द मोमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आजकल तो ऐसा समय भी चल रहा है कि हम लोग घर पे ही हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचेंगे और परेशान होंगे तो मेंटली फिट नहीं रहेंगे। तो कोशिश करिए कि जो है घर पे रहिए और अच्छे से और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, जैसे जैसे सॉल्व करते, जैसे जैसे पढ़ते जाइए आप बेयर एक्ट, वैसे वैसे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करते जाइए, क्योंकि उससे क्या होता है कि घर पे आप सॉल्व कर रहे हैं, घर पे MCQ सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, गलतियाँ जो आप करेंगे वो सुधारा जा सकता है, लेकिन जो एग्ज़ाम में करेंगे वो नहीं होता। और प्रीलिम्स में अक्सर यही होता है कि क्लोज ऑप्शंस रहते हैं और अगर आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है तो 1 2 3 4 4 दिया हुआ है, आप क्या टिक कर दें, कोई वो नहीं है वो, क्योंकि बहुत क्लोज रहता है। तो इसलिए आपको जो है घर पे प्रैक्टिस MCQ बहुत सॉल्व करना चाहिए। MCQ की बहुत सारी बुक्स आती हैं, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, सिंगल पब्लिकेशन की, और ढेर सारी मार्केट में उपलब्ध हैं, आप कोई भी ले सकती हैं। तो ये है। उसके बाद हाँ, उसके बाद हर सब्जेक्ट का 2 एरिया होता है, एक होता है कोर एरिया, एक होता है पेरिफेरी एरिया। तो जो प्रीलिम्स का होता है वो तो कोर एरिया पेरिफेरी एरिया दोनों से पूछा जाता है, मतलब एज अ होल सब्जेक्ट पूछा जाता है, लेकिन जो मेंस का पार्ट होता है वो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो कोर एरिया से आते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि प्रीलिम्स और मेंस की जो अप्रोच होगी प्रिपरेशन की, वो इंटीग्रेटेड रखिएगा,
साथ में ही दोनों प्रिपरेशन करिएगा, जिससे आपको जो है अलग से कोई प्रिपरेशन ना करनी पड़े। अलग से कोई प्रिपरेशन करनी भी नहीं चाहिए। मेंस का जो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते जाएंगे और बेयर एक्ट्स पढ़ते जाएंगे तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अपने आप होती जाएगी। उसके साथ एमसीक्यूज सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है, जितने टेस्ट पेपर्स हो सके उतना सॉल्व करिए। तो बेसिकली प्रीलिम्स का यही मेन स्ट्रेटजी है कि बेयर एक्ट्स का रिवीजन, रीड, रिव्यू एंड रिवाइज, ठीक है, और उसका एमसीक्यू सॉल्व करना, ठीक है, जितने हो सके एमसीक्यूज आप सॉल्व करिए। और नमस्ते। तो ये है कि हाँ, ये कहना चाहता था, एक्चुअली क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको पढ़ने में जो है वो हो जा रहा है। तो हाँ, ये कह रहा था कि प्रीलिम्स का बेसिकली यही स्ट्रेटजी है कि आप स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है। आजकल वैसे भी स्मार्ट वर्क का है, आप इंटरनेट एरा है तो आपको कोई दिक्कत तो होने की चांसेस हैं ही नहीं, क्योंकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे टीचर्स के, इंटरनेट पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं अच्छे से और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जी जी। तो फिर अब आते हैं हम जनरल स्टडीज़ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है, ख़ास तौर पे जो 5 ईयर लॉ के स्टूडेंट हैं। 3 ईयर लॉ के स्टूडेंट तो पीसीएस का एग्ज़ाम भी देते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन 5 ईयर मतलब जो मैंने देखा है अपने टाइम पे, वो बेसिकली फोकस्ड होते हैं पीसीएस जे पे, वो पीसीएस नहीं प्रेफर करते उतना। तो उनके लिए जनरल स्टडीज़ बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लॉ तो वो 5 साल पढ़े होते हैं, लेकिन जीके और जीएस में वो बहुत वीक होते हैं, जो कि मेरे साथ भी था। मैं वीक था जीएस में, लेकिन बाद में पढ़ाई किया। तो मैं बताता हूँ मैं कैसे उसको स्ट्रेटजी किया। जनरल स्टडीज़ लाइक एन ओशन, ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा, इतना वास्ट है कि आप जो है अगर पूरा फिनिश करने का सोचेंगे और पूरा पढ़ने का सोचेंगे तो पॉसिबल नहीं है। और अगर यूपी पीसीएस जे की बात करें या एमपी पीसीएस जे की या झारखंड, जो हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं बेसिकली, उत्तराखंड, तो इसमें जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसमें पहले तो आपको ये जानना है कि व्हाट एग्जैक्टली टू रीड, कि आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, ठीक है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्हाट टू अवॉइड, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है। और आपको एग्ज़ाम निकालना है, पीसीएस जे का एग्ज़ाम निकालना है, जुडिशरी क्रैक करना है, पीएचडी तो करनी नहीं है, ठीक है, कि पूरा सब कुछ पढ़ेंगे, इतना आपके पास टाइम भी नहीं होता है। तो उसके लिए कि आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि कौन सा रेलेवेंट सोर्स है जो या मटेरियल है जिसको हमको रिफ़र करना चाहिए। तो अगर आपने जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा और जो है उसको एनालाइज किया होगा बैठ के, तो आपने ये देखा होगा कि कुछ सेट ऑफ पैटर्न्स हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हीं से जो है पूछे जाते हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी तरीके के उसी में चेंजेस आते रहते हैं। 1982 से अगर आप चाहें तो आपको अनसॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो जैसे कोटेशंस आते हैं कि किसने क्या कहा, खासकर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वाले। डेट्स पूछी जाती हैं कि इस डेट पे कौन सा दिन था, किस लिए वो मनाया जाता है, किस लिए सेलिब्रेशन उसका किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपको कहीं और नहीं, लूसेंट की जनरल नॉलेज की जो येलो वाली जो आजकल स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप में आ गई है, तो वो आप ले सकते हैं और उसमें से आप रिफ़र कर सकते हैं। जी, तो हाँ, क्वेश्चंस ओवरलैप हो रहे हैं तो मैं कवर ही कर रहा हूँ, तो बताता रहूँगा। तो उसमें से आप लूसेंट से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर सकते हैं। साथ में एक न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर, देखिए दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो आप अफोर्ड कर सकें, जिसकी लैंग्वेज आप समझ सकें, क्योंकि जीके या जीएस के लिए या आपके मतलब खासकर आपके स्टेट के लिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो सारी न्यूज़पेपर कवर करते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई बड़े क्वेश्चंस आते नहीं हैं जिसमें आपको जो है खासकर एडिटोरियल का या उसका कोई यूज़ होगा। वो यूपीएससी के लिए आप कर सकते हैं, नो डाउट। यूपीएससी में हिंदू का एडिटोरियल ज़्यादा अच्छा है कि इंडियन एक्सप्रेस का, या आप कंपेयर एनी डे कर सकते हैं। लेकिन यूपी पीसीएस जे के लिए या झारखंड पीसीएस जे या बिहार के लिए या उत्तराखंड के लिए कोई भी एक न्यूज़पेपर जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं और उसको डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं। उसका मैं रीज़न बताऊं क्यों न्यूज़पेपर का, और मैगज़ीन क्यों मैं नहीं बता रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि कोई भी जो आप मैगज़ीन में एक लाइन पढ़ेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी, अगर आपने उसे ध्यान से पढ़ा, याद किया था तो ठीक है, नहीं पढ़ा, इनफैक्ट मान लीजिए यार पढ़ा और ध्यान से उतर गया, तो फिर वो आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम हॉल में गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वही न्यूज़ एक हफ्ते तक चलेगी। तो आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और डेली उस चीज़ को देख रहे हैं तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बना रहेगा कि हाँ, सार की कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, इतने दिन से यहाँ पे ये हुआ और ऐसे चल रहा है, तो ये आपके दिमाग बना। तो ये न्यूज़पेपर का फ़ायदा है। 1 महीने का न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके बाद एक मंथली मैगजीन कोई भी जाके जो आपको ठीक लगे, जो आपके लिए सही रहे। एग्ज़ाम में आजकल तो बुक्स में स्टॉल पे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बुक देख के समझ के तब लीजिए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने बुक देखा तो ले लिया। तो ये बहुत अच्छा है, तो आप जाके कोई भी मैगज़ीन ले सकते हैं। उसके बाद जो है न्यूज़पेपर बता दिया। हाँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स। उसके बाद देखिए जीके जीएस में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं साल भर में। यूपी पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, और एसएससी के हो गए, या और स्टेट के जुडिशियल सर्विस के हो गए। उनके जीके के पेपर लीजिए, उनके जीके के या जीएस के। हाँ, बेयर एक्ट याद नहीं हो पाती शैलजा जी, मैं बताता हूँ आपको कि बेयर एक्ट याद करने के लिए आप उसको, मैंने बताया, शायद आपने सुना नहीं, रीड, रिवाइज एंड रिव्यू, वो वाला 3R जो है, और कंसिस्टेंसी, मतलब कि बना लीजिए कि आपको 4 घंटे रोज़ पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो। कहीं भी आप मान लीजिए घर के साथ चले गए हैं, कुछ हो गया है, तो आइए तब आके 4 घंटे पढ़िए, चाहे रात में पढ़ना पड़े चाहे दिन में। तो ये बनाइए, और बेयर एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, उसके हर प्रोविज़न का एक इसेंशियल्स बना लीजिए, इसेंशियल इंग्रेडिएंट जिसे कहते हैं। वो इंग्रेडिएंट पढ़ के ही आपको वो प्रोविज़न समझ में आ जाएगा। और ये जब बार बार आप करेंगे ना, तो देखिए बेयर एक्ट को कोशिश, लोग क्या करते हैं कि 1-2 बार पढ़ते हैं, 1-2 बार पढ़ने के बाद वो बोर हो जाते हैं। उसके बाद उनको लगता है सर ये तो बड़ी जो है दिक्कत है, अब तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझेंगे। तो उसको ऐसे नहीं होगा। वो आप जब बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो वो अपने आप आपको याद होता चला जाएगा। ये वही कहते नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और बचपन में हम लोग सुनते थे, रटंती विद्या खोदंती पानी, रटने से विद्या आती है, खोदने से पानी निकलता है। मतलब उस सेंस में नहीं है कि रटना चाहिए, कहने का मतलब ये है जब आप बार बार पढ़ते रहेंगे और चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे तो वो एक मेमोराइज हो जाएगी वो अपने आप चीज़ें। उसके लिए आपको एक हार्ड वर्क और एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो बेयर एक्ट भी उसी तरीके से है कि आप कोई भी एक बेयर एक्ट है जिसको फिनिश करना हो, उसको बार बार हर 2-3 घंटे बैठिए, उसको फिनिश करिए, फिर एक हफ्ते बाद वही बताया था जैसे मैंने, फिर एक बार उठाइए, फिर फिनिश करिए, और जब 2-3 रीडिंग हो जाए तो इसेंशियल्स उसके निकाल के नोट कर लीजिए, और फिर उस नोट्स को रिवाइज करिए। तो बहुत ईजी होगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि डेली रूटीन का वो चीज़ है, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। बेयर एक्ट बहुत अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट हम तो बुक के फेवर में रहते थे, बुक पढ़ना हमें बहुत पसंद था, लेकिन बाद में हमने देखा कि नहीं, बेयर एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पढ़ना चाहिए उसको। तो ये आपका जीएस का कॉन्सेप्ट हो गया, जो मैंने बताया आपको कि कोई एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, लूसेंट जनरल नॉलेज की है वो ले लीजिए, वो कवर कर लेती है मैक्सिमम। और आजकल आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 साल से मैक्सिमम पोर्शन जो कवर हो रहा है वो जो है करंट अफेयर से ही आता है। तो न्यूज़पेपर, एक मैगजीन और टेस्ट पेपर्स, वो हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस एग्ज़ाम में रहा, 2018 के एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन रहा वो रहा हाँ, तन्वी जी जो रायबरेली में पोस्टेड हैं, इनका मैसेज आया है कि सर इनलाइटन एवरीवन हियर अबाउट यू मेंटेन्ड योर कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड मोटिवेशन थ्रू आउट द लेंथी प्रोसेस ऑफ दिस प्रिपरेशन। हाँ, वही मैं इनको बता रहा था कि जो 6C का कॉन्सेप्ट मैंने इनको दिया कि अपने आप पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जब आप ये प्रिपरेशन करिए तो ये मान के चलिए कि मुझे क्रैक करना ही है, मतलब अगर मैं नहीं क्रैक करूँगा तो कौन क्रैक करेगा। इस तरीके की मेहनत आपको जो है करनी पड़ेगी। देखिए, मेरा तो ये मानना था, इनफैक्ट मेरे फादर भी बचपन से कहते थे कि जो है जो भी काम करिए उसमें आप बेस्ट रहिए। कहते नहीं है कि मतलब मूंगफली का ठेला भी लगाइए तो उसको इतना अच्छा सेल करिए कि उससे बढ़िया कोई ना हो, लोग ढूंढते ढूंढते आएँ। लेकिन हम लोगों ने क्या चुना है, हम लोगों ने पढ़ाई करना चुना है। अगर हम लोगों ने पढ़ाई करना चुना है तो हमको इस तरह पढ़ाई करनी चाहिए कि मतलब लगे कि सबसे ज़्यादा मेहनत हम ही कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत कोई कर नहीं रहा है। क्योंकि देखिए ये कंपटीशन है। अगर आपके बगल में घर में कोई लड़का है जो आपके सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो आपकी मेहनत मतलब पीछे है ना। और आजकल सीट्स देख ही रहे हैं, वैकेंसीज़ कम आ रही हैं और एग्ज़ाम्स भी जो है हो ही रहे हैं हर साल।
तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो अब विश्वास रखना पड़ेगा अपने ऊपर, क्यों नहीं क्रैक कर सकते हैं? ऐसा क्या है कि मतलब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी कोई क्लास टॉप नहीं की, मैं किसी क्लास में ऐसा फर्स्ट सेकंड नहीं आया, मैं मीडियोकर स्टूडेंट था, ठीक है। हर चीज़ में था, इनफैक्ट एक्स्ट्रा करिकुलर भी, जैसे अपने लॉ में था तो मैं मूड कोर्ट भी 5-6 जगह गया, मूड कोर्ट में था, स्पोर्ट्स में था, क्रिकेट खेलता था, सब कुछ करता था। तो जब मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे निकाल सकता हूँ एग्ज़ाम, तो आप लोग क्यों नहीं निकाल सकते हैं? बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेहनत करिए, और ये मान के चलिए कि आपको फ्यूचर में मतलब जब भी एग्ज़ाम आएगा तब आपको जज बनना ही बनना है, या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो भी बनना है वो मान के चलिए कि आप बनेंगे, और उसी डायरेक्शन में आप कोशिश करिए, अपना व्यवहार, अपना नेचर उसी डायरेक्शन में ले आइए। अभी मैं बताऊंगा एक जज की क्वालिटी क्या होती है और आफ्टर सर्विस लाइफ क्या होती है, आपको क्या क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं, देखना पड़ता है, तो वो चीज़ें हैं। बिल्कुल सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इनफैक्ट मैंने भी कोचिंग किया, नो डाउट, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी खुद की प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई और उसके बाद जो है नए तरीके से शुरुआत की। और सेल्फ स्टडी ही इम्पॉर्टेंट है आजकल तो। इनफैक्ट पहले तो चलिए मान लीजिए गाइडेंस नहीं था, गाइडेंस की कमी थी, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। आजकल तो आपका इंटरनेट एरा है और इतना रीच, इतना इजी है कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं अपनी जो है। एवरी टाइम आई रीड बेयरएट आई गेट अ न्यू इंटरप्रिटेशन, इट इज़ गुड और नॉट। देखिए बिल्कुल अच्छी बात है, न्यू इंटरप्रिटेशन है, बस यही होना चाहिए कि अकॉर्डिंग लॉ होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन तो आप अगर कर रहे हैं उसका, नो डाउट, अगर आप 2-3 इनफैक्ट अगर आपने रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ा हो तो कई तरीके के इंटरप्रिटेशन होते हैं, गोल्डन रूल, लिटरल रूल, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, तो वो अच्छी बात है आप कर रहे हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा कि सही डायरेक्शन में इंटरप्रिटेशन करिए, ऐसा कुछ इंटरप्रेट ना कर दीजिएगा जो लॉ के अगेंस्ट है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। इंटरप्रिटेशन तो अच्छी चीज़ है, आप रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे भी, आपका एक सब्जेक्ट होगा कि किस तरीके से करना चाहिए। तो हाँ, लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था, छूट गया था मेरा, कि लैंग्वेज का इस बार बहुत रोल रहा लोगों के सिलेक्शन में, मतलब बहुत हाई मार्क्स मिले लैंग्वेज में। तो ये कोशिश करिए कि लैंग्वेज को इग्नोर मत करिएगा। लैंग्वेज में ऐसे होता है, ठीक है, आपको ऐसे लिखना होता है, 4-5 टॉपिक दिया होता है, उसमें से एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है, प्रेसी राइटिंग होती है, ठीक है, 1/3 करके उसमें लिखना होता है और एक टाइटल देना होता है, और ट्रांसलेशन होता है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो इसका बेसिकली यही है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो न्यूज़पेपर पढ़ने से एक इंग्लिश ले लीजिए, एक हिंदी ले लीजिए। कुलदीप शर्मा जी पूछ रहे हैं क्या मूड कोट करना ज़रूरी है? नहीं, मूड कोट करना ज़रूरी नहीं है कहीं से, लेकिन मूड कोट करने से, प्रैक्टिस करने से या उसमें पार्टिसिपेट करने से एक एक्स्ट्रा करिकुलर है। आपका जो स्टेज फियर होता है या लोगों के सामने बोलने का जो क्या कहते हैं झिझक होती है वो निकलती है। और लॉ को आप रिसर्च अच्छे से करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे आर्टिकल 226 पे मिला था हम लोग को सेकेंड ईयर वगैरह में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही मिला था मूड कोड। तो उसमें इतनी ज़्यादा हम लोग रिसर्च कर लिए थे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट आया तो वो यही लगने लगा कि अरे इससे तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है आर्टिकल रिट पिटीशन आर्टिकल 32 और 226 से। तो ये आपको फ़ायदा मिलता है कि जिस टॉपिक पे आप मूड कोड करेंगे उसमें आप बहुत अच्छी रिसर्च कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आप ढूंढेंगे, ठीक है, 10-15 दिन आप उसकी फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है, उसको वो पिटिशनर या रिस्पोंडेंट जिस तरफ से आप देंगे, तो आप बेसिकली मैं कॉमर्स स्ट्रीम से, देखिए कॉमर्स स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप पीसीजे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पीसीजे में बेसिक एलिजिबिलिटी ही है कि आपको एलएलबी होना चाहिए। तो आपको एलएलबी करना पड़ेगा पीसीजे देने के लिए या जज बनने के लिए। जी, कॉन्फिडेंस आता है मूड कोर्ट से बेसिकली, और बेसिकली आप जो रिसर्च करते हैं ना उसमें, तो उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है आपको। आप लॉ के और बहुत क्लोज जाते हैं, उसको जानने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो क्योंकि आप टेक्स्ट बुक्स तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उसमें टेक्स्ट बुक्स से आगे भी रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, तो उससे ही बहुत फ़ायदा होता है। तो मेरा यही मानना है कि लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, लैंग्वेज की प्रैक्टिस शुरू से ही करिएगा और उसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए, क्योंकि इस बार बहुत स्कोरिंग, इनफैक्ट 160-170 मार्क्स आउट ऑफ 200 मिले हैं, जो कि मतलब पहले मैंने नहीं सुना था, मिले होंगे लेकिन मैंने नहीं सुना था, इस बार बहुत लोगों को मिले, और वही एक बेसिस भी रहा सिलेक्शन का। तो लैंग्वेज पे बहुत कमांड रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी जब आप ऑर्डर्स करेंगे, हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के, हाँ लैंग्वेज में एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब पीसीजे का सिलेक्शन यूपी में होगा आपका,
तो आपको हिंदी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सारे ऑर्डर्स जो हैं वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हिंदी में ही करते हैं, तो हिंदी में ही करना पड़ेगा, ये मान के चलिए। और हिंदी बहुत मतलब शुद्ध लेवल की हिंदी होती है, तो हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, हिंदी मीडियम से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मेहनत करके इसको क्रैक करें एग्ज़ाम। और उनके लिए मैं बताऊंगा कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बस ये है कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि शायद हिंदी मीडियम में लैग करती है, वो उतनी अच्छी किताबें नहीं मिलती हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बहुत अच्छी रेफरेंस बुक्स हैं, तो ये शायद प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे किताब से पढ़िए, अच्छी आंसर राइटिंग करिए अपनी। और क्योंकि अगर आप क्रैक करके अगर आते हैं आप PCJ में और यहाँ पे, तो आपको यहाँ बहुत आसानी होगी, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो इंग्लिश मीडियम से हैं, जिनकी हिंदी थोड़ा सा वीक है, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप हिंदी अपनी बेटर करिए, आप हिंदी बेटर करिए। और हिंदी वाले तो नो डाउट इंग्लिश थोड़ा सा अच्छे से करके और अच्छी बुक्स का रेफरेंस लेके, अच्छे नोट्स बना के, अच्छे एग्ज़ाम देके वो क्रैक करके, उनके लिए बहुत ईजी है ये सर्विस जी। अब मेंस पे आते हैं, तो मेंस पे तो ये है बेसिकली जो मैंने किया मैं आपको बताऊंगा, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है नो डाउट, लेकिन जो मैंने स्ट्रेटजाइज किया जो नोटिफिकेशंस के बाद, वो मेरे नोट्स अभी भी मेरे पास हैं, तो वो ये था कि मैंने तो 1982 से 2008 मतलब 16 तक के जो क्वेश्चन पेपर्स थे PCJ के लिए ओनली LLB, LLM की कोई ज़रूरत नहीं है आदित्य जी, जो है LLB ही बेसिक एलिजिबिलिटी है, LLM का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। LLM की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो मेंस का मैं बता रहा था, तो मेंस का ये है प्रेम सागर जी, भैया बुक्स इंग्लिश में पढ़कर हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। आप बुक्स चाहे इंग्लिश में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस यही है कि जब इंग्लिश के लॉ की बुक्स पढ़ेंगे और हिंदी के जो शब्द होते हैं लॉ के, वो टोटली डिफरेंट होते हैं। लेकिन आप अपनी इंटरेस्ट के लिए और जानकारी के लिए जो है आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की बुक्स पढ़िए। वो मैं भी आपको बुक सोर्सेज बता दूंगा, जो मैंने रेफ़र किए थे वो इंग्लिश मीडियम के थे, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो बेस्ट बुक्स जो मैंने रेफ़र की थी वो आप रेफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेंस का मैं बता रहा था, तो मेंस का मैंने क्या किया था, 1982 से 2016 तक के जो मेंस के क्वेश्चन पेपर्स थे, जैसे सब्जेक्ट वाइज, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक A4 साइज़ का पेज लिया और उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 1982 से 2016 तक के मेंस के, वो मैंने नोट किए। और साइड में मैंने एक जगह छोड़ रखी थी, तो उसमें मैंने ये देखा कि कुछ ही एरियाज़ हैं, कुछ ही चैप्टर्स हैं जहाँ से मेन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। और वो मैंने चैप्टर्स, वो मैंने कॉन्सेप्ट्स नोट करता गया, लास्ट पे 16 तक के लिख डाले उसके बाद। और उन टॉपिक्स पे मैंने एक जनरल जो है आंसर तैयार कर लिया कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चंस करेंगे तब भी आंसर जो है इसी के इर्द गिर्द रहेगा। वो करने के बाद जो है इसी तरह मैं सब सब्जेक्ट में कर लिया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में किया, कॉन्स्टिट्यूशन में किया, CRPC CPC, इस तरीके सारे क्वेश्चन में किया। और बिलीव मी, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब एक दो को छोड़ दीजिए, 5 to 10% चांसेस हैं कि इधर उधर चेंज होंगे, नहीं तो उसी से क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि जब मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपने कवर कर लिया है, जो कोर एरियाज़ हैं, साथ में कुछ थोड़ा बहुत पेरिफेरी एरियाज़ वो कवर कर लिए हैं, तो क्वेश्चंस और कहीं से नहीं आने वाले हैं, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। और जब आपका वो नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगा, जो आपने खुद बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है, रेफरेंस बुक से पढ़ के बनाया है अपनी लैंग्वेज में, तो आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चंस आएगा आप जान जाएंगे कि इस टॉपिक से आया है और इस टॉपिक्स में ये लिखना है, पहले से प्रिपेयर्ड है, मेंटली प्रिपेयर्ड है। तो ये ज़रूर करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 1982 से 2016 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक रजिस्टर बना लीजिए, सब्सटैंटिव लॉ का, प्रोसीजर लॉ का, सब्जेक्ट वाइज। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की ये क्वेश्चंस इतने आए हुए हैं, उसके बाद आप एनालाइज करेंगे जब, अच्छा ये सब जब आप काम भी करेंगे तो आपका एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और फिर आप आगे आगे इसी तरह आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते जाते हैं। स्ट्रेटजी ऐसे ही बनती है, मतलब किसी और की स्ट्रेटजी आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद डेवलप करनी पड़ेगी। और अपनी डेवलप करने के लिए आपको, मतलब कहते नहीं है कि नदी की गहराई जानने के लिए नदी में उतरना पड़ेगा, दूसरा इंसान आपको नहीं बता सकता कि उसकी गहराई कितनी है, उसको आप देख ही सकते हैं कि क्या है। तो वही हाल यहाँ पे है कि जब आप ये सब चीज़ शुरू करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे बेटर स्ट्रेटजी आप डेवलप कर पाएँ जब आप ये शुरू करें। तो ये करके देखिएगा एक बार कि ये सारे क्वेश्चंस जो है
बनाइएगा और उसके बाद वो एरियाज़ आपको मिल जाएंगे। जब वो एरिया मिल जाएगा तो क्या कहते हैं, उसके नोट्स बना लीजिएगा। उसके नोट्स बनाएंगे तो आपके आंसर प्रिपेयर हो जाएंगे। बस फिर क्या है, प्रीलिम्स आपका क्रैक हुआ। मेंस के लिए आपको टाइम भले ही थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आप रिवाइज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जी जी, तो ये था बेसिकली, ठीक है। और उसको रेगुलरली रिवाइज करते कि रिवीजन तो मतलब मस्ट है। आप कोई भी, चाहे प्रीलिम्स हो और चाहे मेंस हो, ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का हो, रिवीजन जो है वो की है। ये नोट कर लीजिए, रिवीजन की। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कोई भी किताब, कितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं है। कहते नहीं है, आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। वो सोर्सेज ठीक ठाक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, नो डाउट, लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोर्सेज चेंज करते जा रहे हैं, बुक्स लेंथी पढ़ते जा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे, ठीक है। और हाँ, दूसरा ये मैं बताना चाहता था आप लोगों को कि आंसर राइटिंग स्किल्स, आंसर राइटिंग आपको करते रहना चाहिए। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई। मैं बेंगलोर में था लास्ट ईयर, जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं बेंगलोर में था, वहीं से रह के प्रिपरेशन कर रहा था। 2018 जुलाई में गया था और सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आ गई थी। तो वहाँ पे एक सर को जो यूपीएससी क्रैक किया था उन्होंने 2010 में, कर्नाटका में ही पोस्टेड है, तो उनको मैंने एक आंसर लिख के दिखा। मतलब वहाँ पे तो खैर यूपीएससी कोचिंग चलती थी, तो उनको मैंने दिखाया कि सर ये प्रियम्बल का आंसर मैंने लिखा है, तो देखिए। तो सर ने कहा कि यार ये तो बहुत ही बेकार आंसर लिखा है, जबकि वो जनरल स्टडीज़ के थे, वो लॉ के स्टूडेंट नहीं थे। तो मैंने कहा कैसे सर? तो कहे कि नहीं, आप फिर से लिख के आइए आपने। अच्छा, मुझे लगा मैंने बेस्ट प्रियम्बल का आंसर लिखा है, मैंने इतना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, मतलब कितने साल से, 8-9 साल हो गए थे, तो मैं पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने बेस्ट आंसर मिला है। तो बिल्कुल नोट्स मिल जाएंगे, आप मेल करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, तो आप बिल्कुल नोट्स मिल जाएंगे। शुभम जी परेशान मत होइए, बार बार मैसेज आप एक ही चीज़ कर रहे हैं, सर आपका नोट्स मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा आपको। तो उसको देख के आप बना सकते हैं अपना नोट्स। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जब मैं उन लोग प्रियम्बल का आंसर दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं ये अच्छा आंसर नहीं, आप फिर से लिख के लाइए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मतलब मैं लॉ का स्टूडेंट होकर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, और हाँ जी प्रेम सागर जी बुक बता रहे हैं आपको, तो और मैं प्रियम्बल का आंसर लिखा हूँ, और कैसे सर ऐसे कह रहे हैं। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम लिखा, सेकंड टाइम में फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये भी सही नहीं है, और थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम उन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया कि यार प्रियम्बल का इतना अच्छा आंसर, कितना अच्छा आंसर इंसान लिख सकता है, जबकि मैंने इधर उधर रेफर भी किया। तो कहे कि नहीं आप फिर से लिख के लाइए। फोर्थ टाइम जब मैं गया, मैं इरिटेट हो गया, मैं कहा सर इससे बेस्ट आंसर क्या ही लिखेंगे। तो क्या बस यही मैं चाहता था कि जब आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार किसी चीज़ को अटैम्प्ट करेंगे तो एक परफेक्शन की तरफ आप जाएंगे। लेकिन जब आप अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप सोचें आप बेस्ट आंसर लिख दें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपकी नज़र में वो बेस्ट आंसर हो सकता है, एग्जामिनर की नज़र में नहीं हो सकता मे बी। तो और एक बात और बताएंगे कि एग्ज़ामिनर जो है वो, उसके पास ढेर सारी कॉपीज़ हैं, वो बाउंड नहीं है आपकी कॉपी इतना ध्यान से पढ़ के। आपको उसको इतना प्रेजेंटेबल और इतना अच्छे से बनाना है कि वो देख पाए कि कितना अच्छा आपने लिखा है, क्योंकि आप वहाँ खड़े तो रहेंगे नहीं, सर मैंने ये भी लाइन लिखी है, आप इसको पढ़िए। तो आपको इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देना है। तो आंसर राइटिंग स्किल का मतलब यही है कि आप कितना अच्छा उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप उस चीज़ को लिख सकते हैं, तो वो मैटर करता है। और वही मार्क्स, भाई फर्स्ट रैंकर में, लास्ट रैंकर में, या नॉन जो सेलेक्ट नहीं हो रहे, उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर यही है कि जो वे मे बी जो सेलेक्ट नहीं हुए उन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा हो फर्स्ट रैंकर से, नो डाउट लिख सकते हैं, वो लिखे भी होंगे, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है उस आंसर को, वो अगर आप फर्स्ट रैंकर की, आप मतलब जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनकी कॉपीज़ आप उठा के देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है जो है। तो आपको अपना प्रेजेंटेशन स्किल बहुत दिखाना है, और किसी दूसरे से चेक जरूर कराते रहिए कि आज मैंने ये आंसर लिखा, ये कैसा लिखा। तो वो देख के, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी कमी नहीं देख पाता हूँ, लेकिन सामने वाली मेरी कमी देख सकता है, तो आप इस तरीके से आप उसको चेक करा सकते हैं। तो आंसर राइटिंग स्किल पे बहुत ध्यान दीजिए, शुरू से ही कोशिश करिएगा जो जो टॉपिक पढ़ते जाइए उस पर आंसर राइटिंग, और हमेशा जब भी पढ़ाई करिए अनसॉल्व डे के बैठिए, टॉपिक पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके का जो है पैटर्न एग्जामिनर से, क्योंकि हर स्टेट का थोड़ा अलग अलग होता है,
तो बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, झारखंड का अलग है। तो अनसॉल्व जरूर लेके बैठिए कि ये टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जो मैंने आपको पहले टेक्निक बताई कि अगर आप वो नोट डाउन कर लेंगे पूरा, तब तो आपको और आसानी होगी कि आपने पहले ऑलरेडी बना रखा है। तो ये ज़रूर करिए। बाकी आपको पता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 बेसिकली मेन पार्ट होते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका ये है कि इंट्रोडक्शन अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो अगर कोटेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कुछ कोटेशन है तो वो लिखिए, ठीक है। प्रोविजंस को समझाइए अपने वर्ड्स में, बेसिक एकदम मतलब नॉर्मल लैंग्वेज है, बहुत टफ इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो समझाइए। और उसके बाद जो है प्रोविजंस के, उसके बाद इसेंशियल्स उसके समझाइए कि उस प्रोविज़न के इसेंशियल्स क्या हैं 3-4 लाइन में, कि ये सेक्शन ये कहना चाहता है, उसके ये इसेंशियल्स है, क्योंकि वो इसेंशियल्स फुलफिल करेगा तो वो सेक्शन प्रोविजंस लागू होगा उस चीज़ पे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अगर आपके पास जजमेंट्स हैं, आपको याद हैं, तो 1-2 लैंडमार्क जजमेंट्स रेफर करिए, उसके बाद कंक्लूजन करिए। ये बेसिकली पैटर्न रहेगा। पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आप उसको रिफर कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन में बहुत ध्यान दीजिए कि प्रेजेंटेशन आप कैसा कर रहे हैं किसी भी आंसर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मतलब आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स डिफरेंस ला सकता है, ठीक है। और ये आप जब शुरू करेंगे प्रैक्टिस तो अपने आप होता चला जाएगा। अब मैं आता हूँ इंटरव्यू पे। इंटरव्यू के बाद मैं बताऊँगा आपको कि बुक्स क्या हैं। तो इंटरव्यू में जो मेरा इंटरव्यू हुआ तो वो मैं आपको बताता हूँ, उससे शायद आपको कुछ बेनिफिट मिले। इंटरव्यू बोर्ड में मैं गया, 4 मेंबर थे वहाँ पे। जैसे ही मैं इंटर किया, सबसे नमस्ते प्रणाम हुआ, आफ्टरनून का समय था, गुड आफ्टरनून सर। उसके बाद सर ने ऊपर से नीचे तक देखा, बैठने को कहा, बैठे। और बेसिकली वहाँ पे आपका मतलब कहें तो आप 10 में से 5-6 क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ कर रहे हैं, नर्वस नहीं हो रहे हैं, चेहरे पे स्माइल है एक छोटी सी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये है आपके पास तो फिर मतलब बेसिकली इंटरव्यू उसे कहते नहीं है। अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, तो आपकी पर्सनैलिटी चेक हो रही है, आपकी नॉलेज ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। आपने प्रीलिम्स दिया है, आपने मेंस दिया है, मेंस क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू में आए हैं, तो नो डाउट आपके पास नॉलेज तो है ही, आप फिट हैं इस सर्विस के लिए। अब वो डिसाइड करना है उनको। तो पर्सनैलिटी, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि आप एक जज के तौर पे चुने जा रहे हैं, एक सेलेक्ट किया जाए, कमीशन आपको सेलेक्ट कर रहा है, तो आप बैठेंगे, आपके सामने भिन्न भिन्न तरीके के वकील आएंगे, एडवोकेट्स आएंगे, लर्नेड एडवोकेट्स हैं, वो आपसे आर्गूमेंट्स करेंगे, मतलब आपसे नहीं, वकीलों से आर्गूमेंट्स करेंगे आपके सामने। आपका हर उसके प्रति क्या रिएक्शन रहता है, किस तरीके से आप परेशान होते हैं, यह उनको चेक करना है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि आपका नर्वस कैसे हैं, कॉन्फिडेंस आपका सही है कि नहीं, आप किस आंसर को किस तरीके से। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि जज करने का तरीका ये होता है कि 10 लोगों से 10 लोगों का नाम पूछा जाता है, केवल नाम बताने के तरीके से वो जज कर लेते हैं कि किसका कैसे है पर्सनैलिटी। तो ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू में हमसे फिर पूछा गया कि आपका अटेम्प्ट कौन सा था, कैसे था, बहुत फ्रेंडली माहौल था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे सवाल पूछा गया। अच्छा हाँ, ये एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू पे ये रहता है कि आप जिस तरीके से आंसर देते जाएंगे जिस तरफ, उसी तरफ आपका इंटरव्यू चलता जाएगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि यहाँ से सवाल पूछा जाएगा यहाँ से। तो जिस तरफ आपका इंटरेस्ट होगा, जिस तरफ आप जैसे बताते जाएंगे, वैसे ही जो है इंटरव्यू उस तरफ चलता जाएगा। तो आप जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आप थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हों, डज क्लोथ्स मैटर, हाँ बेसिक एक होता है कि नेवी ब्लू या ब्लैक कलर का, वो तो आप मतलब मॉक इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा। एक बेसिक नॉन शाइनिंग टाई होनी चाहिए, सिंपल शर्ट होनी चाहिए, फॉर्मल मतलब पैंट होनी चाहिए, तो मतलब वही है। तो ड्रेस थोड़ा डिसेंट होना चाहिए कि मतलब आंखों को लगे ना कि बहुत वो है। तो ये बेसिकली है। तो इंटरव्यू में ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन पे मैक्सिमम सवाल थे। कॉन्स्टिट्यूशन इंटरेस्टिंग भी है, मेरा सब्जेक्ट भी है। तो उसके बाद एलएलएम की डिज़र्टेशन, हाँ अगर आपने एलएलएम किया है तो अपने डिज़र्टेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि डिज़र्टेशन का जो टॉपिक है आपका, वो उस पर आपने किस पे किया है, उस पर एक बेसिक रिसर्च आपकी ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट जज सर बैठे हुए थे ऑनरेबल, तो उन्होंने पूछा एक सवाल कि जो है डेथ पेनल्टी पे आपका क्या व्यू है। तो अगर आपका कोई व्यू या ओपिनियन पूछा जाए तो कभी ये मत प्रयास करिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से, सुप्रीम कोर्ट के व्यू से
या कहीं से आप हट के कोई चीज़ बताएं, अपना ओपिनियन बताएं। बेसिकली आपका जो भी ओपिनियन या व्यू होना चाहिए वो उन्हीं की गाइडलाइन के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रयास करिएगा। फिर हल्का सा जो है स्माइल देते हुए मतलब उन्होंने ख़त्म किया, थैंक यू। 7-8 मिनट का इंटरव्यू था, बहुत अच्छे से हंसते हुए जो है इंटरव्यू बोर्ड से बाहर आए। तो ऐसा रहता है, एकदम एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 स्टेप क्रॉस करके पहुँचे हैं तो काबिलियत तो आप में है ही। फाइनल सिलेक्शन तो ईश्वर की कृपा है, अब है तो होना ही है ना। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको बुक्स बताना चाहूँगा, बहुत लोग वेट कर रहे थे कि जो है बुक्स क्या बताई जाए आपको। तो मैं बेसिक बुक जो मैंने पढ़ी हैं, मतलब ऑनेस्टी, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि वो बुक आपको मतलब पसंद आती है कि नहीं, और कोई और बुक आपको ज़्यादा सूट करती है तो आप वो ले सकते हैं। तो मैंने जो बुक पढ़ी है मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की मैंने वी.एन. शुक्ला पढ़ी थी। वी.एन. शुक्ला की किताब थी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, वो मैंने क्लैट के लिए भी पढ़ी थी और पीसीजे के लिए भी, थ्रू आउट वही पढ़ी थी। जे.एन. पांडे मैंने नो डाउट 5 ईयर लॉ में पढ़ी थी, लेकिन वही सेमेस्टर्स में पढ़ी थी, उसके बाद मैंने पढ़ी नहीं उसे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अवतार सिंह की आती है, वो आप नोट करना चाहें आप लोग नोट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अवतार सिंह। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की पूनम प्रधान सक्सेना की है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये बुक्स केवल रेफरेंस बुक्स हैं, ठीक है। मेन इसमें आपको बेयर एक्ट ही पढ़ना है। बेयर एक्ट में मतलब आपको एकदम कमांड होना चाहिए, और अगर आपको कोई भी सेक्शन या किसी चीज़ पे रिफ़र करना है तो वो आप इस बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चार्ज पढ़ रहे हैं सीआरपीसी में, ठीक है। चार्ज में आपने 211 से स्टार्ट है, वहाँ से आपने पढ़ा सीआरपीसी में सेक्शन में, कुछ मान लीजिए नहीं समझ में आया कि ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्या होता है या एडिशन ऑफ चार्ज कैसे होता है, तो वो चीज़ें आप उठा के मैंने केलकर पढ़ी थी, जो थिक वाली केलकर आती है, तो उससे आप जो है क्या कहते हैं रिफ़र कर सकते हैं कि क्या कहते हैं चार्ज क्या है, ठीक है। तो जो भी मैं बुक्स बता रहा हूँ वो रेफरेंस बुक्स हैं, ठीक है। तो आप बेयर एक्ट में पढ़िए, और आपको कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप जो है रेफरेंस बुक से देख सकते हैं। तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी की मैंने बताया कि क्या कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट की पूनम प्रधान सक्सेना जी की। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की सीके तकवानी की बुक आती है, वो रेड एंड वाइट में, वो आप पढ़ सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर की केलकर की किताब है। इंडियन पिनल कोड मेरे यहाँ सेमेस्टर्स में एस.एन. मिश्रा पढ़ाई गई थी, लेकिन मैंने के.डी. गौर पढ़ी थी। तो के.डी. गौर जो है क्या कहते हैं, आप रिफ़र कर सकते हैं। के.डी. गौर बहुत अच्छी किताब है, बहुत मतलब मैं पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ मैं के.डी. गौर जरूर कहूँगा कि आप पढ़िए। लॉ ऑफ एविडेंस में मैंने बेसिकली कोई बुक्स तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन रेफ़र की थी रतन लाल धीरज लाल की, और लाइब्रेरी से इशू कराई थी तो उसी को पढ़ा था मैंने। लॉ ऑफ टॉर्ट में आर.के. बांगिया की किताब थी। मुस्लिम लॉ में आर.के. सिन्हा की पढ़ सकते हो, रेड वाली जो आती है वो पढ़ सकते हैं। और हिंदू लॉ आर.के. अग्रवाल, और पारस दीवान भी पढ़ सकते हैं आप हिंदू लॉ में अगर पढ़ना चाहें तो। दोनों में जी मैं बुक्स का नाम ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदू लॉ में पारस दीवान भी पढ़ सकते हैं। लॉ ऑफ पार्टनरशिप, हाँ एक चीज़ और मैं बताना, सॉरी मैं भूल गया मेंस में, कि जो क्या कहते हैं मेंस का जो सिलेबस है, जो उसमें क्वेश्चंस जो क्या कहते हैं सॉरी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें आप एक भी सब्जेक्ट मिस मत करिएगा। मतलब ये स्ट्रेटजी कभी मत अपनाइएगा कि लॉ ऑफ पार्टनरशिप और लॉ ऑफ ट्रस्ट में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शंस में आएंगे, या इक्विटी ट्रस्ट में कुछ एक ही पढ़ा जाए, या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से कुछ अलग पढ़, ये मत करिएगा। जितने सिलेबस में मेंस में दिए हैं सब्जेक्ट्स वो पूरे पढ़ के जाइएगा, और मतलब उतनी सिंसियरिटी के साथ। उसका रीज़न ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट आप लेफ्ट किए होते हैं कि मान लीजिए इसमें से नहीं आएगा तो इसके ऑप्शन में जो आएगा वो जो हम पढ़े हैं उसमें से कर लेंगे, उसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं आंसर करने के लिए। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप दूसरा जो पढ़े हैं उसमें से आप आंसर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस बार मेरे साथ या और लोगों के साथ भी ये बहुत कुछ हुआ। कई लोग उसको छोड़ के गए थे, लोकल लॉ में भी यही हुआ, छोड़ के गए थे कि अरे ये तो पिछले साल पूछा गया है या इसके ऑप्शन में कुछ और आता है वो हम कर लेंगे, और धोखा हो गया उनके साथ कि मतलब जो आया ऑप्शन में आया ही नहीं। तो ये मतलब इसको नोट कर लीजिए कहीं पे कि कोई भी सब्जेक्ट मत छोड़िएगा। मेंस का जो है सारे सब्जेक्ट्स कवर करिएगा और सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बना के जाइएगा। इक्विटी ट्रस्ट एसआरए के तो खास तौर पे ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। और इक्विटी का और ट्रस्ट का मैटर परेशान मत होइए, ये आपको गूगल पे
ठीक है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, PDF में बहुत सारे जो है मटेरियल दिए हुए हैं, मैंने तो उसी में से नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो ये प्रयास करिएगा। और लोकल लॉ की जहाँ बात है, लोकल लॉ की तौसीफ रज़ा की बुक आती है, वो आप ले लीजिएगा। एक RR मौर्य की, मौर्य साहब की बुक आती है ग्रीन कलर की, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया लोकल लॉ का। हाँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा आंसर राइटिंग के लिए अगर आपको रेफ़र करना हो तो जो मैंने किया था, रेफरेंस बुक्स तो हैं ही, बेयर एक्ट्स हैं ही। AK जैन की 3 वॉल्यूम में आती है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन वॉल्यूम की बुक। ठीक है, 3 वॉल्यूम में रहती है वो, AK जैन की, एसेंट पब्लिकेशन। ठीक है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, AK जैन तो बहुत, मतलब उसका स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि आफ्टर सर्विस आपकी लाइफ क्या हो जाती है। तो देखिए, मतलब बेसिकली क्या है, बीइंग अ जज शुड बी हम्बलिंग एंड सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। तो आपको मतलब बहुत सुकून, बहुत अच्छा रहता है कि आप इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किए, उसके बाद आपको ऐसी लाइफ मिली, ऐसी रिस्पेक्ट मिली सोसाइटी में। तो सर्विस लाइफ, मतलब इनफैक्ट मैं बताऊं कि रिज़ल्ट के जस्ट बाद, शायद 20 जून को शाम को 7:30 बजे रिज़ल्ट आया था। 21 जून की सुबह अलग ही होती है वो, मतलब फ़ोन कॉल्स और इतने बधाइयाँ, एक अलग तरीके का रिएक्शंस, लविंग नेचर सबका, मतलब वो अलग ही। सॉरी, इंटरनेट कनेक्टिविटी शायद थोड़ा सा पुअर थी। तो सिलेक्शन के बाद अलग ही वो रहता है। तो ये भी एक आपका मोटिवेशन है कि मतलब सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है। इसी मोटिवेशन को लेते हुए जो है आप क्या कहते हैं, प्रिपरेशन करिए। और दूसरा एक और चीज़ है, ये बहुत ऑनर की बात है, बहुत ही एक ट्रस्ट और फेथ की बात है कि 2 पार्टीज़ आपको ऐसी पोस्ट पे बैठाए हैं कि जहाँ पे आप उनका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, उनके डिस्प्यूट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, और एज ए एम्पायर आप काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो और दूसरा, मैं मतलब अगर आपको बताना चाहूँ कि एक जज की क्या ड्यूटी होती है, तो जुडिशियल स्किल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें एक किसी जुडिशियल ऑफिसर्स की, तो मुझे याद आता होगा, आपने पढ़ा होगा जूरिस्प्रूडेंस में, तो जो जस्टिस वाला चैप्टर था, तो उसमें ये था कि रेंडरिंग जस्टिस इन अ लार्जर सेंस इज गिविंग व्हाट इज ड्यू टू वन। किसी को क्या कमी है, मतलब क्या उसे चाहिए, जो ड्यू है उसके लिए, उसको वो प्रोवाइड कराना ही जस्टिस है। ठीक है, तो ये आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगर हम देखें तो 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जुडिशियल स्किल, कि क्या एक जुडिशियल स्किल होना चाहिए। तो मतलब एक प्रोसीजरल लॉ की नॉलेज, खास तौर पे CRPC, CPC, एविडेंस, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट, कोर्ट फीस, स्टैम्प, ये सब जितनी भी एक्ट्स हैं, इन सब की नॉलेज बहुत रिक्वायर्ड है जुडिशरी स्किल्स के लिए। दूसरा है कि सब्सटैंटिव लॉ का एक फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल, ब्रॉड व्यू आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या है। नहीं, ये तो रेफर भी कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये सब मैं आफ्टर सर्विस बता रहा हूँ आपको, ये मत समझिएगा कि ये प्रिपरेशन के दौरान की बात है। तो ये जुडिशरी, मतलब एक आप जुडिशियल ऑफिसर जब बन जाएंगे, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तो ईश्वर से कृपा है कि सभी लोग सेलेक्ट हो जाएं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब वो बन जाएंगे तब उनके पास जो है प्रोसीजर लॉ का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और सब्सटैंटिव लॉ का एक ब्रॉड व्यू पता होना चाहिए। और तीसरा, आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ऑडी ऑल्टरम पार्टम, हियर द बोथ साइड्स। किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए दोनों पार्टीज़ को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्यू हियरिंग इज अपॉर्चुनिटी टू पुट फोर्थ वंस केस। तो ये है। फिर चौथा आता है कि मार्शलिंग ऑफ फैक्ट्स, एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंसेस, ये करना। और पांचवा जो है कि जो इंटरिम प्रेयर्स होती हैं, खासकर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं, रिक्वेस्ट ऑफ एडजर्नमेंट्स होते हैं, या जो इंटरिम प्रेयर्स होती हैं, उनका डिस्पोजल, ये करना एक स्किल रिक्वायर्ड है जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की अगर बात करेंगे, तो आप कोर्ट में अपना टाइम कैसे मैनेजमेंट करते हैं। जैसे आप अब जब जाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है, बोर्ड मैनेजमेंट कैसा है, रजिस्ट्री मैनेजमेंट कैसा है, आप बार को कैसे मैनेज करते हैं, आप क्या इतने भीड़ हो जाएंगी तो कैसे आप
किसका केस कैसे टेकअप करेंगे, ये सब मैनेजमेंट है। ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स दिखाता है, तो इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, वो है जुडिशियल एथिक्स, कि उसका रोल बहुत आपकी लाइफ में है। वो आपको ध्यान, जैसे जुडिशियल अलूफनेस एंड डिटैचमेंट, तो एक जुडिशियल ऑफिसर जो होता है वो सोसाइटी से डिटैच्ड होता है। डिटैचमेंट का उसका पर्पज़ ये होता है, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि एक कमरे में बंद है, उसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि किसी से उसका इंटरेस्ट जो है वो क्लैश ना करे, ठीक है, और उसमें बायसनेस ना आए, ठीक है, इम्पार्शियल रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली जुडिशियल अलूफनेस और डिटैचमेंट का मतलब है, क्योंकि अगर आप ऐसी सर्विस कर रहे हैं, ऐसा आप जॉब कर रहे हैं जिसमें आप पार्टीज़ के डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एक डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो मैं इसमें कोट करना चाहूँगा जॉन मार्शल को, जिन्होंने कहा था कि द पावर ऑफ जुडिशरी लाइज नॉट इन डिसाइडिंग केसेस, नॉट इन इम्पोजिंग सेंटेंसेज, नॉट इन पनिशिंग फॉर कंटेम्प्ट, बट इन द ट्रस्ट, फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ अ कॉमन मैन। तो अब सोच लीजिए कि आपके ऊपर कितने लोगों का विश्वास है। और आपने सुना भी होगा कि जब हर जगह से लोग परेशान हो जाते हैं, पॉलिटिशियंस और प्रधान और मतलब जितनी भी क्या कहते हैं जगह हैं जहां वो जाके जस्टिस क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद वो कहते हैं चलो ठीक है फिर कोर्ट में मिलते हैं। तो उनका जो ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और फेथ कोर्ट में है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे लाई करती है कि वो बना रहे, वो बरकरार रहे और उसको मेंटेन किए रहें। तो आपकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते नहीं, मतलब एक कमरे में जब आप अकेले हैं तब भी आप ऑनेस्ट हैं, और तब भी आप जो है आपका कुछ ईमान नहीं होता है, डोलता है, तब मैटर करता है कि आप एक अच्छे जुडिशियल ऑफिसर हैं। तीसरा चीज़ है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। आपको आपके कोई काम में कोई रोक नहीं करेगा, कोई इंटरफियर नहीं करेगा, टोटली इंडिपेंडेंट है। आपका जो फाइल है, बट ऑब्वियसली इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, आप उसको जो है क्या कहते हैं डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस इज नॉट द फ्रीडम ऑफ जजेस टू डू व्हाट दे लाइक, इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल थॉट। तो मतलब ये है कि जुडिशियल थॉट का इंडिपेंडेंस आपके ऊपर है कि आप उसमें कैसे डिसीजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेपर वर्क्स देख के क्या क्या पेपर फाइल हुए हैं। चौथा आता है जुडिशियल टेम्परामेंट विथ ह्यूमिलिटी। देखिए ह्यूमिलिटी जो है ना, वो क्वालिटी है जज की जो क्या कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास के लोग आपको आए दिन बोलते रहेंगे कि अरे जज साहब बहुत बड़े हैं, ये हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन नहीं, आपको हम्बल रहना है, एकदम पोलाइट रहना है। लर्नेड लॉयर्स जो आपके सामने आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको जजमेंट करना है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में। सर वर्तमान समय में न्याय मिलने में बहुत समय लगता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नो डाउट पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से फाइल में डेट्स लगती हैं, टेकअप नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें जो है कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें लॉयर्स का और जुडिशियल ऑफिसर्स का, सबका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरत है। जितनी जल्दी से जल्दी जो है टेकअप होंगी फाइल, जितना जल्दी वो हमारे सामने आएंगी, उतना जल्दी उसका डिस्पोजल होगा। और जितनी जल्दी डिस्पोजल, नो डाउट जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो लेकिन जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बरीड ऑल्सो। तो ये ध्यान देना चाहिए कि मतलब एक फ़ाइल में जितना टाइम रिक्वायर्ड है, जितने पेपर्स, अब मैं तो प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, मुझे भी लगता था कि न्याय मिलने में बहुत जल्दी क्या कहते हैं होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, इतना टाइम क्यों लग जाता है। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ यहाँ पे, जब सिस्टम में आया हूँ तो देख रहा हूँ कि कैसे जो है सिस्टम वर्क करता है। तो नो डाउट बहुत जल्दी ही ये समय सही होगा। अब इस बार तो बहुत अच्छे वैकेंसीज़ आई हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स आए हैं, रिक्रूट हुए हैं, जल्दी फिर से वैकेंसी आएगी, फिर से रिक्रूटमेंट होगा। हम लोग कोऑपरेट करके ये हो जाएगा, नो डाउट जस्टिस होगा। और हाँ, तो 4 पॉइंट मैंने बता दिया। 5वां है इम्पार्शियलिटी, ठीक है। तो 5वां पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि आपको बायस नहीं होना है और जो है इम्पार्शियल भी होना है। अब एस्पिरेंट्स के लिए मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। टाइम भी हो रहा है, 1 आवर के करीब हो गया है, तो बाकी आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए तो जो है बताइए।
डू बेस्ट इन योर प्रोफेशन वॉट एवर, मतलब आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप बेस्ट करिए, ठीक है। पूरी मेहनत, पूरी लगन से पढ़ाई करिए और जल्दी ही एग्ज़ाम जो है आने वाला है, उसको क्रैक करिए। जी, BHU से LLB करना बहुत बेटर है। कहीं BHU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से LLB कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और करिए। दूसरा जो है मैंने बताया वो कंसिस्टेंसी, एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी बहुत रिक्वायर्ड है और अपने आप को मोटिवेट करके रखिए, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप एक्सटर्नल मोटिवेशन में रहेंगे तो इंटरव्यू, देखिए ऐसा है ना कि इंटरव्यू में आपसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको वैसे ही जवाब देना चाहिए। अगर आपके सामने वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको इंग्लिश में जवाब देना है, हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको हिंदी में जवाब देना है, ठीक है। और कोशिश करिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है। और बुक्स का मैंने बता दिया है, आप ईशान जी देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। मार्कंडी जी, हिंदी में तैयारी की जाए बिल्कुल मिलेगी सफलता। हिंदी में तैयारी करिए चाहे इंग्लिश में करिए, आप, ये मैटर नहीं करता, बस आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं। कौन सा सवाल छूट गया है, सॉरी अगर ऐसा है तो। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अगर 3 ईयर लॉ के हैं तो वो तैयारी करें, और 5 ईयर लॉ के हैं तो अभी तो शायद उनका लॉ के सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे ही नहीं, तो वो लोग भी जो है इंजॉय करें। अभी तो 3rd ईयर 4th ईयर से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, जब वो लॉ के मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे, CPC CRPC। और 3 ईयर से हैं तब तो लॉ शुरू ही हो जाता है, फर्स्ट ईयर से 3 ही साल का कोर्स है, तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट कब FB लाइव आएंगे, जब आप बुलाएंगे। अभी तो लॉकडाउन है तो अभी तो सब छुट्टियां हैं, तो सही है। तो और दूसरा, कभी स्ट्रगल से परेशान मत होइएगा। स्ट्रगल जो है वो आप, अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन के पहले है और सिलेक्शन के बाद नहीं है तो ये आपका मिथ है। सिलेक्शन के बाद भी उतनी ही स्ट्रगल है जितनी, इनफैक्ट हम ज़्यादा ही है, क्योंकि वर्क लोड है, प्रेशर है, और भी चीज़ें हैं। तो अभी आप इस पढ़ाई को अपनी इंजॉय करिए, ठीक है, और मेहनत और मन से पढ़ाई करिए। जितना हो सके उतना इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, कि ये मान के चलिए कि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। और उसमें कोई सेकंड थॉट मत लाइए कि नहीं होगा, ठीक है, वो होके ही रहेगा। बस अपने पे विश्वास रखिए, अपने ऊपर, और मेहनत से पढ़ाई और तैयारी करते रहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और मोटिवेशन रखिए, रिवाइज़ करते रहिए, नई नई स्ट्रेटजी बनाइए। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर आपको नहीं सही लगती तो दूसरी बनाइए, ट्राई करिए। और ये तो बहुत, मतलब लॉकडाउन को आप मतलब ऐसा मत समझिए कि जो है गलत हुआ। आप इसको बेस्ट यूटिलाइज़ करिए, आपके पास समय है, टाइम है, जितना हो सके उतना पढ़ाई करिए, इंटरनेट का अच्छा यूज़ करिए, अच्छा उपाय करिए, मतलब उपयोग करिए और अच्छे से इस्तेमाल करिए। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और उम्मीद है कि आप लोग जल्दी ही मेहनत करके, तैयारी करके और एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। हम यही दुआ करते हैं और फिर जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।